नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सारा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार के ऑपरेशन स्वदेश की। जी हां, ईरान में लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन उग्र होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि वहां से सकुशल भारतीय नागरिकों को भारत में वापस लाया जाए और इसी के तहत ऑपरेशन स्वदेश चलाया जा रहा है। विमान तैयार कर लिए गए हैं। जी हां, तेहरान से नई दिल्ली तक विशेष विमान चलाए जाएंगे, जिससे जो भारतीय नागरिक हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको सकुशल वापस लाया जाएगा। छात्रों का रजिस्ट्रेशन पहले ही पूरा कर लिया गया है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत सरकार ने ईरान में जारी अस्थिर स्थिति के बीच अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों ने मिलकर ऑपरेशन स्वदेश नामक विशेष निकासी अभियान की योजना बनाई है, ताकि वहां फंसे भारतीयों और छात्रों को सुरक्षित वतन वापस लाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक तेहरान में पढ़ रहे छात्रों का रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट संबंधित अधिकारियों द्वारा संकलित कर लिया गया है और पहला विशेष विमान तेहरान से दिल्ली के लिए रवाना हो सकता है। इस उड़ान में प्राथमिकता उन विद्यार्थियों और नागरिकों को दी जाएगी जो सहायता के लिए दूतावास से संपर्क में हैं। ईरान में हजारों भारतीय नागरिक, जिसमें छात्र, व्यवसायी, तीर्थयात्री और परिवार के सदस्य शामिल हैं, वर्तमान में रह रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें जल्द से जल्द लौटने की सलाह दी जा रही है। ईरान में राजनीतिक हालात लगातार बदलते जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने की तैयारी कर ली है। जो भारतीय नागरिक वापस आना चाहते हैं, विदेश मंत्रालय उनकी पूरी मदद करेगा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ईरान में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनकी वापसी की व्यवस्था शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि ईरान की बदलती स्थिति को देखते हुए उन भारतीय नागरिकों की वापसी की तैयारी की जा रही है जो वापस लौटना चाहते हैं। यूपी के अनिल सिंह को ईरान सरकार ने भेज दिया जेल। पत्नी ने लगाई मोदी सरकार से गुहार, तेल स्मगलिंग का है आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले मर्चेंट नेवी शिप ऑफिसर अनिल सिंह को ईरान सरकार ने जेल भेज दिया है। पत्नी गायत्री सिंह ने पति को छुड़ाने के लिए पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। परिजनों के अनुसार कच्चा तेल स्मगलिंग के आरोप में 10 भारतीय जेल भेजे गए हैं। ईरानी सैनिकों की चेकिंग में दुबई की जहाज पकड़ी गई थी। 8 दिसंबर को ईरान ने मर्चेंट नेवी के 16 भारतीय सहित MT वैलिएंट रोर नाम का जहाज जब्त किया था। आपको बता दें कि ये जहाज दुबई से संचालित होता है। प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र के रहने वाले अनिल सिंह दुबई से संचालित जहाज पर चीफ ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। अनिल सिंह साल 2009 से मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं। अनिल की पत्नी गायत्री का आरोप है कि उनके पति पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। भैया मामला यह है कि मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में जॉब करते हैं। उनकी कंपनी दुबई की है और वो लोग जो है ईरान गए थे जहाज लेके। उसमें टोटल 18 मेंबर हैं, जिसमें 16 जो इंडियन हैं, एक श्रीलंका के हैं, एक बांग्लादेश के हैं। ईरानी नेवी जो है उन लोगों को हाईजैक कर लिया, पकड़ लिया। अभी तक जो है 10 लोगों को वो लोग जेल में जाके डाल दिए हैं। 8 लोग अनबोर्ड हैं जहाज पे जो है। मेरी जो है गवर्नमेंट से मांग है कि हमारे जितने 16 भारतीय हैं जहाज पे सबको छुड़ाया जाए। और मैं इस समय प्रतापगढ़ शिव सहाय अवस्थी DM साहब के ऑफिस आई हूँ जो है, और राजा भैया से भी जो है हमारी बात हुई है। वो भी जो है बोले हैं कि मैं हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक कोशिश हो गवर्नमेंट के पास मेरी ये बात पहुँचे, विदेश मंत्री के पास पहुँचे, हमारे प्रधानमंत्री के पास पहुँचे, हमारी बात सुनी जाए, हमें न्याय मिले, हमारे जितने सब जहाज पे हैं सब इंडिया वापस आएँ। 8 दिसंबर 2025 को वो इंटरनेशनल वाटर पे उनकी शिप सेल कर रही थी। तभी अचानक से दोपहर अराउंड 3 बजे दोपहर के ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने उनकी जहाज़ का पीछा करना चालू किया और पीछा करके उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी कि जहाज़ रोकिए। और तो फिर जहाज़ रोकना पड़ा और उन्होंने सभी को बंधक बना लिया और बंधक बना के अपने ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास पे ले गए। अभी तक वो जहाज़ वहीं पे खड़ी है, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। जहाज़ में टोटल 18 लोग हैं, जिसमें से 16 भारतीय हैं, एक श्रीलंका और एक बांग्लादेश के हैं। इतना सब होने के बाद 6 जनवरी को 10 लोग सहित, मेरे पापा सहित, उन लोगों ने जेल में डाल दिया पोर्ट के पास कहीं। और अभी भी 8 लोग जो है वो शिप पर ही हैं। तो उन्होंने कंपनी का नाम है प्राइम टैंकर्स LLC, जो कि दुबई की है।
और शिप का नाम है MT वेलिएंट रोर। वहीं पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी से की। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और मामले में संज्ञान लेते हुए विदेश मंत्रालय से इस बारे में पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। देखिए, ये कुंडा का रहने वाला परिवार है। इनके परिवार के लोग अभी यहाँ पे मेरे पास आए थे। ये गांव सराय गोपाल खेमीपुर है। यहाँ के एक सज्जन वहाँ पे मर्चेंट नेवी में काम कर रहे थे और मर्चेंट नेवी में उनको गिरफ्तार किया गया है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के द्वारा, जैसा कि इनका दावा है। तो उनका कहना है कि इस संबंध में भारत सरकार उनकी मदद करे, उनको वहाँ से रिहा करवाए, और इस संबंध में ही उनके द्वारा मुझे अप्रोच किया गया था। इस संबंध में हम लोग भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से संपर्क करेंगे, उनको लिखा पढ़ी में भी भेजेंगे और जो भी संभव मदद परिवार की हो सकती है वो हम लोग कराएंगे। ईरान के कब्जे में गाजियाबाद के इंजीनियर, बेटे से बात नहीं हुई, पिता का आरोप, सरकार से लगाई मदद की गुहार। इस बीच जानकारी के मुताबिक ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने MT वेलिएंट रोर के 16 भारतीय क्रू मेंबर को गिरफ्तार किया है और इसी जहाज पर इंजीनियर में से एक गाजियाबाद निवासी रैंक 3rd इंजीनियर केतन मेहता थे। जानकारी लगने के बाद परिवार दहशत में है। केतन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। केतन मेहता के माता पिता ने PM मोदी से अपने बेटे को वापस लाने की अपील की है। इस घटना ने भारत में विशेषकर फंसे हुए युवाओं के परिवारों में भारी चिंता पैदा कर दी है। मेरा बेटा केतन मेहता मर्चेंट नेवी में दुबई की एक फर्म के अंदर 3rd इंजीनियर के पोस्ट पे काम कर रहा था, जो कि दुबई से ईरान गया था और ईरान से डीजल लेके ये आ रहे थे। लास्ट हमारी 31 दिसंबर को बात हुई है, उसके बाद बात नहीं हुई, लेकिन 6 जनवरी को हमें एक अननोन नंबर से पता लगा कि उसे अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद में फिर हमने कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट हो नहीं पा रहा और किसी से हमारी बात भी नहीं हो पा रही। हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस उसको जुर्म में अरेस्ट किया है, किस वजह से किया और कहाँ पर है हो। हमारी एक बार बात करा दो और मोदी जी से मेरी विनती है, निवेदन करता हूँ कि मेरे बेटे को सकुशल घर पहुँचाएं और हमारी एक बार बात करवा दें। केतन की मां से हिंदी खबर के संवाददाता ने खास बातचीत की और बातचीत के दौरान उनकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। उन्होंने बताया कि उनका बेटा पिछले 8 सालों से मर्चेंट नेवी में नौकरी कर रहा है और हर 6 महीने में घर आता है, लेकिन इस बार जब केतन की छुट्टी का समय आया तो उसे घर आने से मना कर दिया गया। उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर उनके बेटे समेत सभी भारतीय मर्चेंट नेवी कर्मियों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जाए। ये खबर सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उनके बेटे के शिप में ईरान से तेल आना था और जो दुबई जाना था। तभी से ये लोग लगातार विदेश मंत्रालय में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और विदेश मंत्रालय का जो अफसर ईरान के मामले देखता है उनको मेल भी की है। अब इनको PM मोदी से उम्मीद है कि वही उनके बेटे और अन्य लोगों को वापस ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ईरान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय दूतावास की तरफ से भारत में फंसे नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक वहां पर मौजूद है, फंसा हुआ है, वो जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दे। देखिए रिपोर्ट। ईरान में मरने वालों की संख्या हो सकती है 12,000। विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों का बड़ा दावा। ईरान सरकार के 2,000 मौतों के आंकड़ों पर सवाल। ईरान में तनाव के बीच वहां की सरकार ने मौत के आंकड़े बताए हैं। बताया है कि वहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान के एक अधिकारी ने बताया है कि ईरान में दमन जारी है प्रदर्शन। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों में 2,000 लोगों की मौत का दावा है। मरने वाले लोगों में सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शन कर्मी शामिल हैं। लेकिन इसी बीच विदेश में रहने वाले ईरान के पत्रकारों ने इस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ईरान में रहने वाले लोगों पर ऐसे दावे किए हैं कि आपका कलेजा कांप जाएगा, क्योंकि एक अखबार ने दावा किया है कि ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के दौरान मरने वाले लोगों की संख्या 12,000 तक हो सकती है। द सन की रिपोर्ट में दावा है कि कई प्रदर्शनकारियों को सीधे गोली मार दी गई है। कई लोगों को गिरफ्तार करके बिना सुनवाई के ही मौत की सजा दे दी गई है। ईरानी इंटरनेशनल टीवी चैनल ने एक डॉक्टर को कोट किया है। मौत की संख्या 2,000 से कहीं ज्यादा है। चैनल ने इसे ईरान के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक हत्या कहा है। डॉक्टर ने ईरान में प्रदर्शन की 2 रातों में काम किया। अस्पताल में 5 ऑपरेशन थिएटर लगातार चल रहे थे। अस्पताल के गलियारों में लाशें पड़ी हुई थीं। गोली लगने के घाव युद्ध में इस्तेमाल होने वाली गोलियों जैसे थे। डॉक्टर के मुताबिक लग रहा था कि सबको मारने का आदेश दिया गया था।
यानी कि जो दिख रहा है हालात उससे कहीं ज्यादा खराब हैं, या फिर यूं कहे कि दर्दनाक और खतरनाक भी हैं, क्योंकि ईरान की सरकार सिर्फ 2000 लोगों की मौत की पुष्टि कर रही है। हालांकि ये बात भी उसने पहली बार मानी है और उसका ठीकरा उसने अमेरिका और इजराइल पर फोड़ दिया है। साफ साफ कहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने, जिन्हें वो आतंकवादी कहते हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को हाईजैक कर लिया है। इस बीच ईरान में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि ईरान में 1800 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। दरअसल ईरान में काम करने वाले लोग और सामाजिक कार्यकर्ता पहले से कह रहे हैं कि वहां पर हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सही आंकड़े नहीं आ पाए हैं। ईरान की सरकार ने किल स्विच रणनीति अपनाई है। इंटरनेट को पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की गई है। प्रदर्शन कम फैले, ये भी कोशिश थी। 2000 लोग तो आधिकारिक तौर पर मारे गए हैं, क्योंकि ईरान में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो नंबर सामने आए हैं वो असलियत में संख्या से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन इंटरनेट सेवाएं नहीं चली, इसीलिए सही आंकड़े नहीं बताए गए हैं। मौत का आंकड़ा जो आ रहा है वो बहुत डरावने है, क्योंकि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मारा जा रहा है और ईरान के शहरों में लाशों का अंबार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पीस पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया व्हाइट हाउस पहुंचकर। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम को सराहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारियो कोरिना मचाडो ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अहम बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार का पदक ट्रंप को प्रतीक रूप में भेंट किया। मचाडो ने कहा कि ये कदम ट्रंप ने वेनेजुएला में लोकतंत्र और स्वतंत्रता के समर्थन को सम्मान देने के लिए लिया है, विशेषकर तब जब ट्रंप के प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि नोबेल पुरस्कार की नियमावली के अनुसार ये पुरस्कार स्थानांतरण योग्य नहीं होता और पदक का भेंट होना केवल प्रतीकात्मक माना जा रहा है। ट्रंप ने मचाडो के इस जेस्चर को एक सुंदर सम्मान और पारस्परिक सम्मान का संकेत बताया। सोशल मीडिया पर उनके लिए आभार भी व्यक्त किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मचाडो इस कदम से ट्रंप से समर्थन पाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वेनेजुएला में लोकतांत्रिक विकल्प को मजबूती मिल सके। लेकिन ट्रंप ने पहले ही स्पष्ट किया है कि मचाडो को भविष्य की चुनौतियों के लिए पर्याप्त घरेलू समर्थन नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए ग्रीनलैंड को बेहद महत्वपूर्ण माना है। उनका कहना ये है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए। वहीं ग्रीनलैंड की रक्षा मंत्री का कहना है कि हम अमेरिका का गुलाम नहीं बनना चाहते हैं, हम अपनी स्वायत्तता की रक्षा करना चाहते हैं। दुनिया के सबसे विशाल आर्कटिक द्वीप ग्रीनलैंड को लेकर महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने रक्षा और सुरक्षा दृष्टिकोण से आवश्यक बताते हुए कहा है कि गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा परियोजना के लिए ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका के पास होना चाहिए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में औपचारिक बैठक के बाद कहा कि इस विशाल रक्षा कवच से अमेरिका को रूसी और चीनी खतरों से निपटने में मदद मिलेगी और नाटो को भी मजबूत बनाएगी, और इस लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा। दूसरी ओर ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि उनका क्षेत्र किसी भी तरह अमेरिका का गुलाम नहीं बनेगा और वे अपनी स्वायत्तता और राष्ट्रीय निर्णयों का सम्मान चाहती है। स्वायत्त ग्रीनलैंड, जिसका रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के अंतर्गत है, उसने मौजूदा विवाद के बीच अपने क्षेत्र में नाटो सहयोगी देशों की मौजूदगी बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि आर्कटिक सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। विशेषज्ञों के अनुसार इस मुद्दे ने नाटो के भीतर तना हुआ राजनीतिक तनाव उत्पन्न कर दिया है, क्योंकि कुछ सदस्य अमेरिका के रुख का समर्थन करते हैं तो कई यूरोपीय देशों और डेनमार्क खुद अपनी रणनीतिक सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 75 देशों के लिए वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है, यानी ये 75 देश अब अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित भारत के 6 पड़ोसी देश शामिल हैं। ये नियम 21 जनवरी से लागू हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें 75 देशों के लिए यूएस वीजा सर्विस को रोकने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत भारत के 6 पड़ोसी देश शामिल हैं और इन देशों के नागरिकों को वीजा प्रोसेसिंग में रोक या भारी बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कदम का मुख्य मकसद अमेरिका में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या को नियंत्रित करना है, खासकर ऐसे आवेदकों को जो गैर इमिग्रेंट और इमिग्रेंट वीजा के लिए आवेदन करते हैं। प्रशासन
का कहना है कि निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और आवर्जन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए लिया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इससे न केवल इन देशों के लोगों के लिए अमेरिका जाना मुश्किल होगा, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और वीजा नीतियों में भी तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका और इन प्रभावित देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता और आगे नीतिगत बातचीत जारी रहने की संभावना है। और अब खबर कश्मीर से है। कश्मीर में लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने हिंदुओं का गला काटने की धमकी दी है और उसका एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में इन आतंकियों ने कहा कि कश्मीर की आजादी भीख मांगने से नहीं बल्कि जिहाद से मिलेगी। इस बयान के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में नजर आ रही। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में लश्कर तैयबा का कमांडर अबू मूसा कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाते हुए कहता दिखा कि कश्मीर को आजादी भीख मांगने से नहीं बल्कि जिहाद से मिलेगी। वीडियो में आतंकी ने खुलेआम हिंसा का आह्वान किया और हिंदुओं के खिलाफ गला काटने तक की धमकी दी। सुरक्षा एजेंसियों ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बयान क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का सकता है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी भी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे संदेशों का मकसद सिर्फ डर फैलाना और कश्मीर में अस्थिरता बढ़ाना है। इस बीच केंद्र सरकार और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि किसी भी तरह की हिंसा या आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा न मिले। ये घटनाक्रम कश्मीर और देश भर में सुरक्षा और सांप्रदायिक तनाव के मामले में नई चिंता पैदा कर रहा है। और अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान का दावा है कि भारत के साथ संघर्ष के बाद JF-17 लड़ाकू विमानों की बिक्री में तेजी आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि 6 मुस्लिम देशों के साथ डील चल रही है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान ने जोर देकर कहा है कि भारत के साथ पिछले सैन्य संघर्ष के बाद उसके निर्मित JF-17 थंडर लड़ाकू विमान की अंतर्राष्ट्रीय मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि संघर्ष के बाद कई देशों ने इन सेनाओं की क्षमताओं में दिलचस्पी दिखाई है और 6 मुस्लिम देशों सहित बांग्लादेश से बातचीत चल रही है, जिसमें संभावित खरीद पर चर्चा हो रही है। पाकिस्तान रक्षा उत्पाद मंत्री ने भी स्वीकार किया कि JF-17 थंडर, जो चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, उस पर कई देशों से संभव सौदे पर बातचीत जारी है। इन विमानों की कम कीमत और अब तक के उपयोग के अनुभव को पीछे करार दिया गया है, जिससे वे कई छोटे देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गए हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस डील सार्वजनिक रूप से अंतिम नहीं हुई है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस पहल से पाकिस्तान को अपने रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने और नई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां बनाने में मदद मिल सकती है। और अब खबर थाईलैंड से। थाईलैंड में भयानक ट्रेन हादसा हुआ। जी हाँ, पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिरने से 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 67 लोग घायल हो गए और घायलों में ज्यादातर स्टूडेंट्स शामिल हैं। थाईलैंड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहां एक भारी क्रेन के गिरने से एक पैसेंजर ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है और 67 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती घायलों में ज्यादातर स्कूली छात्र हैं, जो स्कूल से घर लौट रहे थे। पुलिस और बचाव दल ने बताया कि क्रेन लगभग 65 फीट की ऊंचाई से ट्रेन पर गिरी, जिससे ट्रेन के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और कई यात्री दब गए। स्थानीय प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तुरंत शुरू किया और आसपास के अस्पतालों में आपात सेवाएं सक्रिय कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय ट्रेन तेज गति से आ रही थी और अचानक भारी मलबे के गिरने से शोर मच गया। बचाव दल विपत्तिग्रस्त डिब्बों में फंसे लोगों को निकालने के लिए क्रेन और उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। अभी तक मृत्यु और घायल संख्या में वृद्धि का डर जताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ यात्रियों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लिए चलती हूँ अमेरिका के शिकागो, जहां पर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया में विश्व हिंदी दिवस को मनाया गया। इस मौके पर कई संस्थानों ने हिस्सा लिया। 250 से ज्यादा लोग शामिल हुए और इस खास मौके पर हिंदी का क्या महत्व है, क्या भविष्य है और किस तरीके से बच्चों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाई जाए, इन तमाम मुद्दों पर, विषयों पर चर्चा की गई। मंच पर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। इस खास मौके को कवर किया है हमारी सहयोगी वंदना झिंगन ने। नमस्कार, मेरे साथ में है डॉक्टर सोमनाथ जी घोष और हम हैं भारत सरकार की काउंसलावाड़ी में शिकागो में। आज 10 जनवरी 2026 और विश्व हिंदी दिवस की उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। कार्यक्रम बहुत अच्छा था और उसमें ये बात किया गया कि यूनाइटेड नेशंस में किस तरह से हिंदी
तो यहाँ कुछ नाटक की प्रस्तुति हुई, कुछ छोटे बच्चों ने संगीत किया, राष्ट्रीय गान से उसकी समाप्ति हुई। सो मैं जानना चाहती हूँ कि भारत सरकार से क्या क्या प्रयास हो रहा है कि हिंदी को हम किस तरह से विदेश में, प्राइवेट लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो कर रही हैं, और जिस तरह से बताया गया कि आप 2 कार्यक्रम करते हैं, एक सितंबर में होता है जो 14 सितंबर का, और एक जो विश्व बिकॉज एंड हिंदी जो विश्व की तीसरी या चौथी बोलने वाली भाषा है विश्व में। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले सबको शुभ नव वर्ष का शुभकामनाएं। आपने सही बताया कि भारत सरकार हिंदी भाषा की प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सारे उद्योग लिए हैं। आपको पता है बहुत दिन से, बहुत वर्ष से अभी हर राजदूतावास में और कॉन्सुलेट में हिंदी के 2-2 साल में 2-2 बड़ा अनुष्ठान होते हैं, जिसमें जो वहाँ का भारतीय समुदाय होता है और हिंदी प्रेमी होता है, जो वहाँ का हिंदी प्रेमी होता है, वो आते हैं, हिंदी की चर्चा करते हैं, बच्चे हिंदी की प्रोग्राम करते हैं, हिंदी गीत गाते हैं हिंदी के, और बाकी उसमें चर्चा प्रचार प्रसार होता है। ये छोड़ के भी देश के बाहर हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी की एक प्रोग्राम होता है, हर साल अलग अलग जगह में होता है, जहाँ पूरा विश्व हिंदी का जो प्रचार प्रसार में ज़्यादा संयोग में रहते हैं, उसमें काम करते हैं, वो लोग एक साथ आते हैं, हिंदी का अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, और हिंदी का स्टूडेंट को PhD करते हैं इनके अंडर, वो सब एक साथ आते हैं और इसके बारे चर्चा करते हैं। हिंदी के लिए बहुत सारी चर्चा और प्रचार प्रसार का प्रयास सरकार तो कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो भारतीय समुदाय है वो एक साथ आ जाता है कितना जगह। आपने सुना। नमस्कार, मेरे साथ में अभी हैं अनुराग अवस्थी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, इन आभार हमसे बात करने का। अनुराग जी शिकागोलैंड में एक हिंदी स्कूल चला रहे हैं और बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और 4 वर्ष से ऊपर बच्चे मतलब हिंदी में भजन करते हैं, आरती करते हैं। तो अनुराग जी, कैसे आप इस तरह से उनके साथ में मतलब इतना आसान है या कितना मुश्किल है उनके साथ, क्योंकि ये सब बच्चे यहीं पैदा हुए हैं। अगर बात करें कि उनकी भाषा क्या है, उनकी तो भाषा अंग्रेजी ही है ना, है उनके जनरेशन की भाषा जो है हिंदी में, एंसेस्टर्स की। जी नमस्कार। बच्चे जो यहाँ अमेरिका में रह करके भी हिंदी जो हम हरिओम गुरुकुल चला रहे हैं उसमें वो आ रहे हैं, वो अपने मन से आ रहे हैं और मन से उसमें समर्पित हैं बच्चे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से जो भी हम करा पा रहे हैं वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सुगमता से वो हो पा रहा है, क्योंकि वो खुद करना चाहते हैं। तो इसमें बहुत आनंद आ रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने तो एक बात सुनी है कि एक जल का कलश ले लो और उसमें कोई भी रंग डालो, तो ये बच्चे इतने निर्मल हैं कि इतनी जल्दी अडॉप्ट करते, क्योंकि मैं बच्चों की बहुत सारी प्रस्तुतियां देखी हैं हमने कि लगता भी नहीं है कि वो यहाँ बॉर्न है, मतलब लाइक, तो कितना चैलेंजिंग होता है उनके साथ में, मतलब लाइक ये मुझे जानना है। मुझे तो बस ये लगता है कि कोई संकल्प आता है कहीं से, मन में एक विचार आता है और उसको मैं अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत करता हूँ, और बहुत ही अल्प समय में कई बार, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं, कक्षाएं हैं, वो हर रविवार को सप्ताह में 1 दिन होती है, कई बार कुछ छुट्टी हो जाती है, तो बहुत ही हमें कम समय मिलता है बच्चों के साथ। फिर भी बहुत ही उतने समय में भी बच्चे इतनी बड़ी बड़ी स्तुति हैं, श्लोक हैं, वो सब तैयार करके मेरा जो भी संकल्प होता है उसको वो पूरा करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से बच्चे कर पा रहे हैं, बहुत सुगमता से। जो भी अभी तक ऐसा कोई भी काम हुआ नहीं है जो आया हो और वो पूरा नहीं हुआ। जैसे कि अभी हम हिंदी दिवस पे बच्चों के लिए आरती कंपटीशन रखा है, जिसमें कि वो ओम जय जगदीश हरे की आरती गायन करेंगे। तो आशा है कि सब अच्छे से होगा। बहुत बहुत आभार, साधुवाद हमसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।